Welcome to Shiksha Anywhere, where we appeal kids and teach them in the most friendliest way possible. आज हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे. इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 is in two parts, that is macro economics and Indian economy. तो हम आज इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स गो. इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले. ठीक है, जैसे बर्थडे ईव होता है वैसे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जस्ट पहले इंडिपेंडेंस से. यानी कि हम 1947 की बात करेंगे. यहाँ पे 1947 की बात करेंगे. हम देखेंगे कि उस टाइम इकोनॉमी का क्या हाल था, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रखा था हमारी इकोनॉमी का, क्या क्या उन्होंने मेजर्स लिए थे. ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं. पहले तो देखते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी एंड क्या क्या हमारे मेजर फैक्टर्स थे. एक तो प्रॉस्परस इकोनॉमी थी. आप सबको पता होगा बिफोर द ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. तो it was because due to the prosperous economy India had. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस इट कंटेन. बहुत सारे वेराइटी ऑफ स्पाइसेस थे जो वर्ल्ड वाइड लोगों के पास नहीं थे, रेयरली थे, वो इंडिया में सब थे. ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, दैट इज बेसिकली 19 यानी कि मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन दे टुक देयर जॉब्स इन एग्रीकल्चर. ओके, मतलब जैसे कि 90% ऑफ द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग स्टफ. ऑलराइट. और एक वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी क्योंकि पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, पहले राजा महाराजा, वो भी अपना जो जैसे हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत क्लासी लुक देता है. आज भी अगर आप कोई हैंडीक्राफ्ट मटेरियल लेते हो, टेक्सटाइल पहनते हो, तो इट लुक्स क्लासी एंड स्मार्ट. तो वहाँ उस टाइम भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बहुत ट्रेंड चल रहा था. ठीक है, अब जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आया, एक तो इंडियन जो भी उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाई, दे वर नेवर इन द फेवर ऑफ और दे वर नेवर इन द फेवर ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी. दे वर ऑलवेज इन द फेवर ऑफ देयर ओन प्रॉफिट. ठीक है, वो उनको अपना प्रॉफिट एक्सेप्ट अपना प्रॉफिट गेन करना था एंड उनको इंडिया के बारे में दे वर नॉट बॉदर्ड, लीस्ट कंसर्न्ड. ओके, अब हम शुरू करेंगे द कंडीशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल. ठीक है, एक तो लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम था. नेशनल इनकम इज जो जितनी भी जॉब्स हो रही हैं पूरी कंट्री में उसको सबको जो मिला के इनकम आ रहा है. ठीक है, नेशनल इनकम मतलब नेशन की वर्ल्ड इनकम कितनी है नेशनल. एंड पर कैपिटा इनकम इज द इनकम ऑफ वन पर्सन. ठीक है, जैसे 50,000 हो गई. अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरी कंट्री की दे दिए 7,000 70,000 लोग हैं एंड इनकी इनकम इतनी है, पर कैपिटा इनकम निकालो. तो ये जो इनकम मुझे नेशनल इनकम दी है डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से मुझे पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम लो थी. ठीक है, तो नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम. मैंने आपको पहले ही बताया था उनका जितना भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी देवर इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ. वो अपने फेवर अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्होंने जो भी इकोनॉमिक वो पॉलिसीज बनाई जो इम्प्लाई करी वो अपने फेवर के लिए थी. तो इंडियन इकोनॉमी के लिए तो उनके फेवर में पहली बात उन्होंने कुछ किया नहीं एंड उन्होंने कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया कि हम इंडिया की जीडीपी मेजर कर लें. उस टाइम पे इन 1947 इंडिया की जीडीपी मेजर कर ले, इंडिया की पर कैपिटा इनकम मेजर कर लें, ये सब उनके दिमाग में नहीं आया भी होगा तो उन्होंने किया नहीं. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम निकालने का वो लिया इनिशिएटिव. दे वर दादा भाई नारोजी. ठीक है, ये नेम्स आपको याद होने चाहिए बिकॉज दे कम इन वन मार्कर. दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिराज, VKRV राव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम बिकॉज जितने भी लोगों ने ऐसे निकाली जीडीपी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट VKRV राव की थी. विलियम डिग्बी ने निकाली, दादा भाई नौरोजी ने निकाली, फिंडले ने निकाली, RC देसाई ने निकाली, बट VKRV राव की जो अकाउंट्स थे दे वर द मोस्ट एक्यूरेट, इसलिए इनका नाम आपको याद होना चाहिए. ठीक है, जो इन्होंने सबने एस्टिमेट्स निकाले ना बाकी लोगों ने, दे वर कन्फ्लिक्टिंग एस्टिमेट्स. ठीक है, एंड
इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स मतलब जैसे 10 साल का अगर निकाल रहे हो तो 5 साल कुछ चल रहा है, 5 साल कुछ चल रहा है, 5 साल अच्छी इकोनॉमी दिखा रहा है, 5 साल खराब इकोनॉमी दिखा रहा है। तो इससे आप कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इन दैट पर्टिकुलर एज, ठीक है। इसीलिए हम वी के आर वी राव का जो अकाउंट लेते हैं दैट इज ऑन, इट वाज अबाउट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड वर वेरी सिग्निफिकेंट एंड कंसिडर्ड एक्यूरेट, ऑलराइट। और जो मोस्ट स्टडीज हैं उन्होंने रिवील किया कि जो कंट्री की ग्रोथ थी एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंडियन 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%, ठीक है। जो कंट्री की ग्रोथ इट वाज लेस देन 2% in the 20th century. It is, I am talking about the 20th century, all right. एंड द पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वाज 0.5% पर ईयर। मतलब जो ग्रोथ हो रही थी हर साल से, फॉर एग्जांपल अगर 2001 से मैं 2002 जा रही हूँ, तो इतने बीच में मेरी जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ सिर्फ 0.5% से बढ़ी है, ठीक है। 0.5%, ऑलराइट। अब हम देखेंगे द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सिंस एग्रीकल्चर वाज द मेजर प्रोफेशन ऑफ एवरीबडी बैक इन 1947 अराउंड, तो हम यहाँ एग्रीकल्चर के वो देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या हाल कर रखा था। पहली बात तो इट वाज ऑल नेगेटिव, ठीक है। तो पहला था लो प्रोडक्शन। अब वो लो प्रोडक्शन मे बी ड्यू टू द मशीनरी इन्वॉल्व, कोई मशीनरी नहीं थी, नो टेक्नोलॉजीज, नो मॉडर्न वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्रॉप इन्वॉल्व था, इसलिए लो प्रोडक्शन, या वो अवेयर नहीं थे। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड लेबर, सिंस लैंड, अगर आप एक लैंड पे इकट्ठे मतलब लगातार एक सीजन आपने 6 मंथ्स राइस उगाया, फिर तुरंत आपने उसके बाद कोई और क्रॉप लगा दी विदाउट नरिशिंग द सॉइल, तो आपकी सॉइल की जो वो है फर्टिलिटी बार बार डिप्लीट होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड सिंस लेबर, क्यों, क्योंकि उस टाइम कोई मशीनरी नहीं थी, पीपल वर नॉट वेरी अवेयर कि किस मीन्स कैसे से काम करना है, तो लेबर भी लो प्रोडक्टिव था, यानी कि इतनी प्रोडक्शन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जहां मुझे 5 लोगों की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इतनी बड़ी फील्ड है, ठीक है, और इसमें मुझे 5 ही लोगों की जरूरत पड़ रही है, पर ये जो फैमिली है, ये पूरी जिसकी फील्ड है ये, उसमें 7 मेंबर है, ठीक है। और इन जो 5 मेंबर है इनके अलावा जो 2 मेंबर है उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो भी इसी में काम करने लगेंगे। मुझे यहाँ पे 5 लोग की जरूरत है, काम कर रहे हैं 7 लोग, ठीक है। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाता है, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ना ही कोई पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, ना ही कोई मशीनरी फॉर हार्वेस्टिंग और फॉर लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड, नथिंग वाज यूज, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब जो आपकी क्रॉप थी इट वाज मेजरली बेस्ड ऑन, मतलब जो फार्मर्स थे उनका जो मेजर वो रहता था कि बारिश हो जाए, ठीक है। उनके पास कोई प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं था, हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी क्यों थी, क्योंकि वेदर इज नेवर सर्टेन, ठीक है। आप पर्टिकुलरली ये नहीं बता सकते आज आज बारिश होगी या कल बारिश होगी, इट इज ऑलवेज अनसर्टेन, ठीक है। उसी अनसर्टेनिटी पे बेस्ड उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती थी कि बारिश हो जाए तो क्रॉप अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तो जो क्रॉप्स थी वो बेस्ड ऑन रेन्स, बारिश होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। अब गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, जैसे कि मेरा ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, इसकी मैं ओनर हूँ, ठीक है। जो ओनर है उसने यहाँ पे एम्प्लॉय किए 7 टिलर्स, ठीक है, अराउंड 7 टिलर्स एम्प्लॉय किए, तो ये इनका एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये इनका एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इनको अपनी भी कोई फील्ड में काम करना है, ठीक है, और इनके पास मनी नहीं है, एक तो वेजेस लो थी, वेजेस वर वेरी लो, वेजेस लो मतलब इनके पास जो भी इनकी फील्ड में क्रॉप्स उग रही हैं उनके लिए इनके पास कोई मशीनरी, कोई वे ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग द क्रॉप नहीं था, तो ये क्या लेंगे यहाँ अपने ओनर से डेप्ट लेंगे, ठीक है। डेट लेंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे फिर उसके बाद ये
डेट लेंगे तो फिर इनके पास पहले तो अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि क्रॉप तो इनकी बारिश से ही उग रही थी, बारिश नहीं होती तो क्रॉप खराब हो जाती, क्रॉप खराब हो जाएगी तो फिर ये ओनर को जो अपना डेट है वो वापस कैसे करेंगे। तो ये क्या करते थे, अपना जो पीस ऑफ लैंड है उसमें से एक छोटा सा पीस या ऐसे ऐसे करते करते पीस देते देते थे वापस ओनर को, ठीक है। अब इससे क्या होता गया, जो टिलर था वो पुअर होता गया एंड जो ओनर था, जो ऑलरेडी काफी रिच था, जो एम्प्लॉय कर रहे थे इनको, वो रिच होता गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये जो सेक्टर था, ये जो लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, गल्फ बिटवीन, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सब क्यों हुआ, क्या रीजन था इनकी वजह से, ठीक है। तो पहला रीजन था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम आप सब लोग ने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा, पर मैं एक बार यहाँ एक ब्रीफ दे देती हूँ। जमींदारी सिस्टम वाज अंडर ब्रिटिश रूल। द थिंग इज कि जो भी लैंड पे बन रहा था उसका सर्टेन अमाउंट, उसका सर्टेन परसेंटेज आपको वो ब्रिटिशर्स को एज ए टैक्स देना था, ठीक है। तो एक सर्टन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर जमींदार लगाए गए थ्रू ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उन्होंने जमींदार एम्प्लॉय किए कि आप यहाँ यहाँ जाइए एंड ये जो पीस ऑफ लैंड है या ये जो पीस ऑफ एरिया, यहाँ पे जितने भी फार्मर्स अपनी फील्ड में जो जो उगा रहे हैं उसका इतना इतना परसेंट आप ले आइए या आप उनसे इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो जमींदार था, इसको अपना प्रॉफिट तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा था एंड इसको ऑलरेडी यहाँ पे जो ले जाना था वो ऑलरेडी सारा पर्टिकुलर अमाउंट ब्रिटिश के पास ले जाना था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास। तो इसने क्या किया, मोर देन रिक्वायर्ड, जितना ले जाना था, फॉर एग्जाम्पल अगर 5% मुझे पूरी क्रॉप का ब्रिटिशर्स को देना है, 5% ऑफ द होल क्रॉप इज टू बी गिवन टू द ब्रिटिशर्स, वो 7% लेके आता था। 5% ब्रिटिश को देगा, 2% खुद रख लेगा, ठीक है। तो ऐसे द थिंग इज कि वो इट रिजल्टेड इन द स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, क्योंकि अब तो जो पेजेंट्स थे उनकी क्रॉप वर हाईली अनसर्टेन, उनके पास ये तो सर्टेनिटी थी नहीं कि मेरी क्रॉप अच्छी जाएगी नहीं जाएगी, अगर नहीं गई तो उनको वैसे भी अपनी अर्निंग से, जो उनके पास अपनी सेविंग्स थी वहां से उन्हें जमींदार को देना पड़ता था, ठीक है। द सेकेंड रीजन फॉर स्टैग्नेशन इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इट वॉज नॉट सो कमर्शलाइज, मतलब जो एग्रीकल्चर में जो मेरे पास क्रॉप्स बन रही थी दे वर नॉट फॉर सेलिंग पर्पज, ठीक है। जो एग्रीकल्चर जो फार्मर था उसने अपना बनाया क्रॉप, ठीक है, राइस बनाया, वीट बनाया, एनीथिंग बनाया, मेज बाजरा जो भी बनाया उसने खुद कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उसने बेचा नहीं। फिर कमर्शलाइजेशन हुआ ऑफ क्रॉप का एंड आपको तो पता ही होगा यहाँ पे जो फर्स्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप हुआ, कमर्शलाइजेशन इज गुड इन अ सेंस, ठीक है, इट इज नॉट entirely bad, but it depends on the commercialization किस मतलब वो क्रॉप का हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंडिगो फोर्स किया गया था फार्मर्स का, आई होप यू रिमेंबर। इंडिगो इज अ डाई विच इज यूज फॉर डाइंग क्लोथ्स, ठीक है, नेचुरल डाई होता है एंड ये फार्मर्स को फोर्स किया गया था यूज करने के लिए कि आप इंडिगो बनाओ हमारे लिए, हम इंडिगो यूज करेंगे, ठीक है। बिकॉज फार्मर्स दे हैड टू डाई देयर ओन टेक्सटाइल्स एंड cloths and stuff and they had to sell it to their own country in cheaper prices, all right। तो उनको यहाँ डाई के लिए चाहिए था, तो उन्होंने हमारे ऊपर फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन किया कि आपको राइस वीट उगाना छोड़ो, आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है, मैं आपको उसका प्राइस दूंगा, ठीक है। तो जो उनका नॉर्मल जैसे राइस था उनमें उनकी फैमिली का काफ़ी गुजारा हो जाता था, एटलीस्ट दे कुड sleep with full stomach, full eating after, they could sleep after eating something, all right। बट जब कमर्शलाइजेशन हुआ तो वो इंडिगो सेल करने लगे, इंडिगो खा तो नहीं सकते, इंडिगो बेचना ही पड़ा तो उनको लो प्राइस पे इंडिगो मिला, ठीक है। जब लो प्राइस पे इंडिगो भेजा तो ऐसा हो सकता है कि उनको फूड ना मिला हो या नेक्स्ट क्रॉप के लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट ना हो। एंड जब आप इंडिगो व्हेन यू प्लांट इंडिगो इट डिस्ट्रॉयज योर सॉइल फर्टिलिटी। जैसे आप इंडिगो लगाओ ना तो इट takes up all the nutrition in the soil and leaves it stagnant, all right। नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन मतलब नो मशीनरी वर इन्वॉल्व। जब प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं था, किसी भी चीज़ की सर्टेन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए कोई भी वो नहीं था, लैक ऑफ मॉडर्न, कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं था। फोर्थ इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जो हमारा अच्छा अच्छा लैंड था विच वॉज रिच फॉर ग्रोइंग
जूट पंजाब वाला, इट ऑल वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। ये मैं 1947 की बात कर रही हूँ, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस टाइम पार्टीशन के आसपास की ही बात करेंगे हम। तो उस टाइम पार्टीशन हो चुका था, जितना अच्छा अच्छा लैंड जहाँ जूट बन रहा था, जहाँ अच्छा अच्छा लैंड हमारा पंजाब में था, वो सब पाकिस्तान चला गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हाल थी। तो पहले हम देखेंगे डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों डीके हुई। एक तो द थिंग इज, जो हैंडीक्राफ्ट था ना, इट वाज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन द, आपको पता है ना, कॉस्टली था कंपेयर टू द मशीनरी मेड गुड्स। क्योंकि जैसे जो, पहले पूरे सिस्टम बताती हूँ मैं आपको। जो ब्रिटिशर्स थे, इंडिया से वो ले रहे थे टेक्सटाइल वगैरह, कॉटन वगैरह इन चीप, दे टुक इट टू ब्रिटेन, ठीक है। वहां पे ब्रिटेन में वो पूरा प्रोसीजर उनको प्रोड्यूस कराया, मैन्युफैक्चर कराया गुड्स को, वापस वहां से इंडिया में ले आए एंड चीप प्राइसेस में बेचा। द थिंग इज, दे वांटेड इंडिया टू बी द exporter of raw material to Britain, the major exporter of raw material to Britain in cheap prices, and the major importer of finished goods from Britain, in which they sold in higher prices, ठीक है। तो जो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों है इंडिया में, पहली बात तो ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना, इनको compete करने में विद मशीन मेड गुड दिक्कत हो रही थी। ये रिलेटिवली कॉस्टली था, इनका प्राइस ज़्यादा था, एंड ये उतने वो भी नहीं थे, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम थी, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी पहले तो क्या होती है, व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ इज द टैक्स imposed on anything that is imported or exported, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ब्राज़ील में कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो उस पे एक सर्टेन टैक्स लगता है, दैट इज़ टैरिफ, ठीक है। अगर कोई बाहर से कंट्री आ रही है यहाँ बेचने, उस पे भी एक सर्टेन टैक्स लगता है, दैट इज़ टैरिफ, ऑलराइट। नॉट फॉर इम्पोर्टिंग, इट इज़ ओनली फॉर एक्सपोर्टिंग। ये तो एग्जाम्पल था जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। टैरिफ इज़ ओनली फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कैसे लगाई, मैं बताती हूँ। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ पॉलिसी। अगर इंडिया मैं अगर अपना गुड एक्सपोर्ट कर रही हूँ ब्रिटेन को, तो मुझे कम टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ब्रिटेन को अपना सामान दे रही हूँ, तो वो मेरे से टैक्स नहीं ले रहा था, एकदम मिनिमल टैक्स। बट अगर मैं ब्रिटेन के अलावा किसी कंट्री को दे रही हूँ, तो मुझे हाई टैक्स पे करना पड़ा था, ठीक है, जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एकदम डीके हो चुकी थी, हमारा एग्रीकल्चर नहीं चल रहा था, सब हमारा स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर हो गया था, हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वाज अबाउट टू फॉल, ठीक है, पूरा क्लैश करने वाला था। और ऊपर से हमारे ऊपर टैक्स और लगा रहे थे, इसलिए दे वांटेड अस टू स्टॉप मतलब कम्युनिकेटिंग ट्रेडिंग विद एनी कंट्री एक्सेप्ट ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स में क्या होता था, ये जो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ ना, इसी की वजह ये जो डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स की वजह से ये हैंडीक्राफ्ट का डीके हुआ है। कैसे, जो हमारे प्रिंसली कोर्ट्स थे वो, और जैसे कोई आपने सीरियल्स या किसी मूवी में या किसी भी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, दे यूजुअली कुछ मंगाया, कुछ कारपेट वारपेट बनवाया, अपने लिए क्लोथ्स बनवाए, एंड उसके बगल में अपनी रिंग उठा के दे दी, अपना नेकलेस उठा के दे दिया कि ये लो तुम्हारा इनाम एंड स्टफ। वो हैंडीक्राफ्ट जो बनाते थे ना, हैंडीक्राफ्ट हमारे जो इंडिया के थे, उनको इनकरेज करता था कि और बनाए। वो दे यूज टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स फॉर द रिवॉर्ड्स गिवन टू देम बाय द प्रिंसली कोर्ट्स। बट सिंस अब यहाँ पे हमारा जो वो था, ब्रिटिश रूल था, वो ऑलरेडी ब्रिटेन जो था, इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वो डिफीटिंग ईच एंड एवरी किंग, नोबलमैन कम हो रहे थे, तो वहीं से वहाँ पे प्रिंसली कोर्ट्स चले गए। जब वहाँ से प्रिंसली कोर्ट्स चले गए, तो यहाँ पे हमारा वो क्या कहते हैं, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा टैरिफ पॉलिसी के बाद, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जैसे जो हमारा डेली बेसिस पे, जैसे हैंड पंप वगैरह, ये कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ब्रिटेन ने कहा कि आपकी अपने पास कोई कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, बट आप, अगर आपको हैंड पंप चाहिए हम बनाएंगे, आप हमसे लो। अगर आपको ये मशीनरी चाहिए, आप हम बनाएंगे, हमसे लो। और लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट भी था, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना अपना बस बना बेच के चली जा रही थी। उसको द थिंग इज, उसको दे वर नॉट इंटरेस्टेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अपग्रेड करे कराए या डेवलपमेंट में। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इंडिया इकोनॉमी में के डेवलपमेंट में एज अ होल। उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट देना था, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब द थिंग इज कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइम, मैंने बताया आपको, ब्रिटेन जो था वो इंडिया को क्या बनाना चाहता था, मेजर एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दैट इज मेजर एक्सपोर्ट मतलब ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे मुझे टेक्सटाइल बनाना है तो उसके लिए कॉटन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा मेरे लिए इन चीप प्राइजेस। ये जो वो है मेरे लिए चीप प्राइजेस में ब्रिटेन को, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रिटेन बता रही हूँ मैं, इंडिया जो है मेरे लिए चीप प्राइसेस में मुझे कॉटन एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स देगा एंड मैं अपनी कंट्री में ले जाके इसको मैन्युफैक्चर करूंगा। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब ये मेरी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो जाएंगे मैं वापस इंडिया में आऊंगा एंड इनको हैवी प्राइसेस में बेचूंगा ताकि प्रॉफिट किसका हो, मेरा। ठीक है, ये उसकी ब्रिटेन की पॉलिसी थी। इंडिया को एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बनाना था एंड मेजर इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बनाना था। ठीक है। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, जैसे मैंने बताया ना, ब्रिटेन हर चीज में हमारा कंट्रोल कर रहा था, वेदर इट बी द tariff, the export import, the trading with the global trading, or whether it was agriculture, whether it was anything, education system, everything was intervened, ब्रिटिश कर रहा था। ठीक है। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, कैसे हो रही थी ये इंडियन वेल्थ, मैं बताती हूँ। जो भी इनका प्रॉफिट जा रहा था ना, जैसे प्रोडक्शन में जो भी इनका रेवेन्यू, पहले तो ये जमींदार के थ्रू रेवेन्यू निकलवा रहे थे इंडियन टिलर्स एंड फार्मर्स से, वो जो इन्होंने मनी निकाला ना, दैट वेंट टू, ये जो मनी आया इनका फार्मर्स से, इस मनी का क्या होता था, ये मनी का तीन काम होता था। एक तो द मीट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय ब्रिटिश, उस टाइम वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रही थी, तो जो वॉर थी उसके एक्सपेंसेस जो थे, इस जो प्रॉफिट कमाया था इसमें यूज हो रहे थे। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ब्रिटेन में और ऑफिसेज सेटअप किए जा रहे थे। ठीक है। वही अपनी ऑफिस अपनी इकोनॉमी पे उन्होंने यूज की, हमारे सारी प्रॉफिट जो गेन था दैट वाज ऑल यूज्ड बाय द ब्रिटिश फॉर देयर ओन प्रॉफिट। ऑलराइट। अब हम देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। व्हाट इज डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इज बेसिकली हमारे यहाँ सेंसस होता है ना, कि बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेरी रेट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, इट इज ऑल डेमोग्राफिक्स की इतनी परसेंटेज या कितने मेल टू फीमेल रेशियो हमारी कंट्री में सच सच कंडीशंस में है। ठीक है। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर हाई बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ एंड डेथ रेट वर हाई। ठीक है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पीपल लिटरेट नहीं थे, इसीलिए तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई इंडिया कुडंट गेट यू नो इंडिपेंडेंट सूनर, लिटरेसी रेट कम था, लो। और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ इन, उन्होंने इकोनॉमी पे भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया एंड हेल्थ भी पुअर फैसिलिटीज थी। ठीक है, इंडिया की। फिर हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट इज सम चाइल्ड हु इज लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स से छोटे बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब कितने बच्चे 1 ईयर होने से पहले ही मर जा रहे हैं, कितनी की डेथ हो जा रही है। ठीक है, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये सब 1 मार्कर में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेमोग्राफिक्स कैसे थे। डेमोग्राफिक्स इज बेसिकली अ 4 मार्कर और अ 3 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, बट अगर आपसे इन्फेंट मोर्टालिटी पूछ ले या लिटरेसी रेट पूछ ले या हेल्थ कंडीशंस पूछ ले, दे आर ऑल 1 मार्कर। ठीक है। नेक्स्ट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज, अभी ह्यूमन लाइफ इज 60 to 80 ईयर्स की, पहले इट वॉज अराउंड 40 to 50 ईयर्स की थी। ठीक है, तो ये लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 40 to 50 ईयर्स। तो दिस इज लो, वेरी लो, हमारी 60 to 80 हो गई अब, तो इसलिए लो थी। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड द लास्ट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। एक तो इन्होंने सब मंदिर वंदिर भी लूट लिए थे ब्रिटिशर्स ने एंड एवरीथिंग, दे टुक एवरीथिंग फ्रॉम अस, तो इसलिए वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो गई थी। ठीक है,
अब ना अब हमने पूरा ये तो नेगेटिव देख लिया। नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे फॉरेन ट्रेड का क्या हुआ था, डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी अंडर द ब्रिटिश रूल, हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारे ट्रेड्स फॉरेन ट्रेड्स क्या क्या हमारी दिक्कतें आई। हमने ना कुछ पॉजिटिव भी इनटेक लिया ब्रिटिश रूल से, दैट वर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, इसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत क्या, एज कंपेयर टू द नेगेटिविटीज थोड़ा बहुत था, बट इट वॉज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटेन टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, रोड्स, रोड्स का कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। बट तो बेसिकली ये था ना कि द थिंग इज कि जो हमारा वो हुआ, इन्होंने रोड्स रेलवेज बनाई, देवर फॉर देयर ओन कन्वीनियंस। इन्होंने रोड्स रेलवेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, फैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ताकि ये लोग ना अपने आपस में कोऑर्डिनेट करके इंडिया के ऊपर बेटर कंट्रोल कर पाए। बट द थिंग इज ये रोड्स वर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, रेलवेज वर फॉर बेटर कंट्रोल ओवर, जैसे मेरी जो आर्मी है, मेरे पास सोल्जर्स हैं, वो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा या यहाँ यूपी में गलत हाल चल रहे हैं या थोड़े वायलेंट हाल चल रहे हैं, तो मैं नीचे से या साउथ से अपनी जो आर्मी है दैट वो मैं यूपी तक पहुंचाती हूँ ताकि वहाँ की कंडीशन थोड़ी कंट्रोल हो सके। तो इट वाज ऑल यूज्ड फॉर हैविंग अ बेटर कंट्रोल ओवर इंडिया, इट वाज नॉट हमारे यूज के लिए, बट फिर हमने अडेप्ट किया। ओके, और थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ और थे क्या थे, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल। कैसे, पहले तो द फार्मर वर बेसिकली कंसर्न कि ये मैं उगाऊंगा एंड इसे मैं लूंगा, इसे मैं कंज्यूम करूंगा, ठीक है। बट अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप हुआ तो फार्मर को ये भी पता चला कि ये जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं बेच भी सकता हूँ बाहर जाके, ठीक है। तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले तो हमारे पास रेलवेज रोड्स थी ही नहीं, तो हम बुलक कार्ट्स यूज करते थे, किसी चीज को कहीं पहुंचने में दिन दिन महीने महीने लग जाते थे। पर जब भी हमारे पास यहाँ पे सारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आई तो एक बेटर सिंपल और फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया था, ठीक है। चेक ऑन फेमीन्स हमने अडाप्ट किया। शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी हमने अडाप्ट किया। जैसे हमने क्या किया ना, करेंसी, पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था ना कि भाई मुझे तुम्हारा ये सामान अच्छा लग रहा है, तुम्हें मेरा ये सामान अच्छा लग रहा है, लो बदल लेते हैं। बट उन्होंने करेंसी मॉनिटरी इकोनॉमी को अडाप्ट किया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा डेवलप हुआ। मॉडर्न इकोनॉमिक, मॉडर्न एजुकेशन मिला हमें। मॉडर्न एजुकेशन, पहले हम सिर्फ वेद वगैरह पढ़ते थे, इंडियन मॉडर्न जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट थे वो होते थे। मॉडर्न यानी कि फिजिक्स वगैरह, साइंस, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, जो हो चुका है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आप लोग इस हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ते थे या अभी भी पढ़ते होंगे इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, नॉट माई पॉइंट। फिर मॉडर्न एजुकेशन हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम हमने लिया, करेंसी लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये सब हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। एक बारी क्विक समराइजेशन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का। हमारे पहले तो इकोनॉमी कैसी थी, प्रॉस्परस थी, एग्रेरियन थी एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छे थे। हमारी लो लेवल ऑफ इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के लिए किसने कलेक्ट किया डेटा, एक्यूरेट, VKRV राव जी ने। फिर हमारी एग्रीकेशन, जो स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। फिर रीजन फॉर स्टैग्नेशन, मतलब ये सब जो स्टैग्नेशन हुआ उनके बिहाइंड रीजन क्या था, जमींदारी सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, ऑल्सो इंडिगो कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। पार्टीशन ऑफ द कंट्री क्यों, अगर आपको ये आ जाता है कि स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर रीजन दो क्यों हुआ 3 to 4 मार्कर्स में, तो आप हर एक पॉइंट को एक एक लाइन में इलाबोरेट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी, हमारा इंडस्ट्री हुआ। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स मैंने बताया ना कैसे, क्योंकि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट में जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, कॉस्टलियर थे एंड उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, इतना टिक नहीं पा रहे थे एज कम्पेयर टू द मशीन मेड गुड्स, इसलिए मशीन मेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली, ठीक है। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड बनने लगा था। धोती लोग इंडिया में पहने थे बट फिर सब पैंट शर्ट का वो आने लगा ट्रेंड, ठीक है, तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड होने लगा। फिर
लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, जैसे हैंडपम्प चाहिए तो आप बाहर से इंपोर्ट करो, आपको अपनी कंट्री में नहीं बनाना है। लिमिटेड रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना जो है अपना प्रॉफिट देख रही थी, अपना ट्रेडिंग देख रही थी, दे वर नॉट लुकिंग इनटू आर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। फॉरेन ट्रेड हमारा था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हमें बनाया गया मेजर। मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटिश का हो गया। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हो गया। टू मेक पेमेंट्स एक्सपेंसेस हमारा कैसे, हमें जो इंडियन ऑफिस सेटअप हुए ब्रिटेन में, वो हमारे जो इंडियन वेल्थ थी उसके लिए यूज़ हो रही थी, वॉर के लिए यूज़ हो रही थी, एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स के लिए यूज़ हो रही थी, जैसे ऑल इलीगल स्टफ। डेमोग्राफिक कंडीशंस हमारी बहुत ख़राब थी। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट था, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट था, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब हम यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हमने देखा, infrastructure inherited from the British rule, positive roads, railways, the growth in agricultural, commercialization of agricultural, communication, fax system, and better means of transport, check on famines, ये census वगैरह, shift to monetary economy, currency वगैरह, administration, infrastructure, हमारी banking अच्छी हो गई, ठीक है। ये सारे summarize हो गया आपका chapter, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। हमने पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में कवर किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस for the upcoming amazing videos Shiksha Anywhere has to offer. Thank you.